हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल चल रहा है। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने हमारा जो मून है, जो हमारा चंद्रमा है, उसके बारे में सारी जानकारी अच्छी तरीके से हमने पढ़ ली थी, कर ली थी। ठीक है, तो एक ये 2 या 3 क्लासेस और लगेंगे, फिर सौर मंडल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बौने ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रह तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं और जो भी ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह हैं, उनसे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हमने कवर कर लिए थे। लेकिन जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो सैटेलाइट है, जिसको मून बोलते हैं या चंद्रमा बोलते हैं, तो उसके बारे में जहाँ जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं या अब तक आए हुए हैं, वो सारा मैंने आपको करा दिया है। उस चीज़ के बारे में आपको सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम आज जो पढ़ेंगे वो हम बौने ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और फिर ऐसे करेंगे, एक मतलब एक तरीके से सारणी मान लीजिए या कुछ भी, इसमें जैसे सारे एक बार ये कंप्लीट करने के बाद जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनका परिक्रमण काल कितना है और घूर्णन काल कितना है, मतलब इस तरीके से जो सारा है एक जिससे सारा एक मतलब उनके कौन से प्लैनेट की कौन सी सैटेलाइट्स हैं, कौन सी उपग्रह हैं, तो वो सारा एक सारणी की फॉर्म में नोट करा दूंगी, जिससे पढ़ने में आसानी हो, कहीं से इधर उधर से ना कुछ प्रॉब्लम हो किसी तरीके की। ठीक है, तो बौने जो ग्रह हैं, बौने ग्रह, तो उसमें हमारी जो पहली जानकारी है वो क्या आती है? पहला पॉइंट बौने ग्रह के अंदर क्या आता है कि, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि जो यम है, जिसको हम प्लूटो हैं, तो प्लूटो कहते हैं, IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। ठीक है, तो जो यम है, यम जिसको हम प्लूटो बोलते हैं, क्योंकि अभी बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया है ना, मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो IAU है उसने क्या किया, IAU ने इसका नया नाम, IAU ने इसका नया नाम IAU ने इसका नया नाम क्या रखा? इसका नया नाम रखा 1,34,340 रखा है। कह सकते हैं 1,34,340 रखा है। तो प्लूटो का नया नाम क्या है? 1,34,340, क्योंकि प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है। ठीक है, अब प्लूटो की खोज किसने की थी? तो प्लूटो की जो खोज की थी ना, वो किसने की थी? वो जो की थी 1930 के अंदर, किसने की थी? क्लाड टाम्बो ने की थी। किसने? क्लाड टाम्बो। क्लाड टाम्बो 1930 के अंदर की थी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? क्लाड टाम्बो ने की थी, 1930 के अंदर की थी। ठीक है, चलो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? बौने ग्रह में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगस्त 2006 की ईस्वी की क्या है? अगस्त 2006 ईस्वी की कौन सी साल में? 2006 में IAU ने प्राग सम्मेलन में IAU ने किसमें? प्राग सम्मेलन में, किसमें? प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर, किसमें? प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर
ग्रह कहलाने के मापदंड पर किस पर? ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण, खरे नहीं उतरने के कारण किसके कारण? खरे नहीं, मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर, यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर, क्या करके? यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो समझो, नेक्स्ट पॉइंट अभी बाद में कराऊंगी, पहले इसे समझो। जो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बौने ग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले यम है, यम को हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था 4 बौने ग्रह, तो उसमें से यम आता है। तो यम जो है, तो आईएयू ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। पहले इसको यम यानी कि प्लूटो बोलते थे जब ये ग्रह की श्रेणी में आता था, बट बाद में जब इसको ये बौने ग्रह की श्रेणी में आने लगा तो इसका नाम ये रख दिया। तो इसकी खोज किसने की थी? क्लाड टाम्बो ने 1930 के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगस्त 2006 ईस्वी की आईएयू ने प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। मतलब क्या हुआ, 2006 के अंदर, 2006 के अंदर आईएयू द्वारा प्राग सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन में क्या किया गया कि जो यम है, जो प्लूटो है, तो प्लूटो के जो मतलब ग्रह संबंधित जो भी क्राइटेरिया होता है, प्लैनेट संबंधित जो भी जितना भी है, तो उसमें क्या हुआ कि जो भी मापदंड थे उस पर खरा नहीं उतर रहा था। तो इस वजह से उसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में उसको सम्मिलित कर दिया। तो उसमें क्या करता था वो कि जो हमारा वरुण ग्रह है, वैसे तो सारे ग्रह क्या हैं, जो ग्रह कहलाने के जो भी मापदंड है वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, वो मैंने आपको बता दिया था। तो उसी तरीके से ये क्या करता था, जो यम था कि ग्रह क्या है, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ये यम क्या करने लग गया था कि ये जो वरुण है उसकी ही परिक्रमा कर कर वापस चला जाता था। तो इस कंडीशन में इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यम से ही है, क्योंकि अभी हम प्लूटो के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसी से संबंधित है। हम बौने ग्रह जो भी हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा हम कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाओ, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। ज़रूरी थोड़ी है क्वेश्चन आए और आ भी जाए, कुछ भी थोड़ी ना कहा जा सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें अगला है कि यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण। तो अब हम इसको लिख देंगे कि यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण। तो क्या क्या कारण है, वो कारण देख लो। तो पहला पॉइंट क्या है, कारण के अंदर भी पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि आकार में चंद्रमा से छोटा होना, पहला कारण है। मैंने तो एक ही कारण बताया, आप सारे कारण देख लो। आकार में
आकार में क्या है ये, आकार में चंद्रमा से छोटा होना, हमारे मून से भी छोटा है ये, एक कारण तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। ठीक है, दूसरा कारण ये हो गया। अब तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है कि इसकी कक्षा का वरुण की कक्षा को काटना, वरुण की कक्षा को काटना। तो देखो, अब हम ये जानेंगे कि जो हमारा यम है, जो प्लूटो है, उसको ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया, किस वजह से निकाल दिया गया, तो उसके कारण क्या है। तो उसके 3 कारण हैं। तो पहला कारण ये है कि आकार में चंद्रमा से छोटा होना, तो मतलब आकार में, साइज में जो प्लूटो है, जो यम ग्रह है, वो अब तो बौना ग्रह हो गया, तो यम क्या है, आकार में चंद्रमा से भी छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट इज के इसका कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, मतलब ये जब कक्षा, इसकी जो कक्षा है ना, वो वृत्ताकार नहीं है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि वरुण की कक्षा को काटना, मतलब जैसे ये हमारा सन है, ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यम था जैसे, तो ये वरुण है ना, तो ये क्या करता था, ये वरुण ये यम के ही चक्कर लगा के अपनी कक्षा को पूरा कर लेता। और कक्षा भी जो होती थी ना, इसकी वृत्ताकार नहीं होती थी। कभी ये क्या है, इसके पास गया सूरज के, वापस आ गया, ठीक है, यहाँ से ही वापस आ गया, पूरा चक्कर नहीं लगाया, इसका पूरा चक्कर लगा दिया, यहाँ तक गया, यहाँ तक आ गया, मतलब कहीं भी XYZ कहीं भी जो ग्रहों के जो मापदंड है ना, वो ये पूरा नहीं कर रहा था। तो जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, अब ये तो हो गया यम। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना, वो हम जो बौना ग्रह आता है वो हम सिरस पढ़ेंगे। क्या, कौन सा पढ़ेंगे, सिरस। अब सिरस के बारे में जान लेंगे। तो ये तो जानकारी किसके बारे में थी, यम के बारे में थी, यानी कि प्लूटो के बारे में। अब सिरस के बारे में पढ़ेंगे, सिरस के बारे में क्या क्या जानकारी है। ठीक है, क्वेश्चन जो जो पूछे जाए आप उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। तो कौन सा आता है हमारा सिरस, क्या आता है, सिरस क्या है हमारा, जो हमारा बौना ग्रह है। ओके, तो सिरस के बारे में क्या है कि इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री कौन थे, इटली के खगोल शास्त्री थे, नाम क्या था उनका, उनका नाम था पियाजी। क्या था, पियाजी। पियाजी ने की थी, किसकी, सिरस की जो खोज की थी वो इटली के खगोल शास्त्री थे, पियाजी जिनका नाम था, उन्होंने की थी। ठीक है, चलिए, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि IAU ने कई परिभाषा के अनुसार, लिखो IAU की नई परिभाषा के अनुसार किसके अनुसार, नई परिभाषा के अनुसार। तो क्या हुआ, IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे बौने ग्रह की श्रेणी में
रखा गया। किसको रखा गया? सिरस को। आगे है इसमें, इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। और इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है, तो हम कह सकते हैं इसका व्यास, बुध जो हमारा ग्रह है, कौन सा ग्रह? बुध। बुध के व्यास का 1/5 भाग है। ठीक है, तो जो सिरस है बुध के व्यास का 5 भाग है। अब नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं है, सिरस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है कि अन्य बौने ग्रह जो है वो है चेरांग और अन्य। इनके अलावा जो 2 और अन्य बौने ग्रह हैं वो कौन से हैं? अन्य बौने ग्रह, उनके बारे में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस उनके नाम ही पूछे जाते हैं। तो पहला कौन सा है अन्य बौने ग्रह? वो तो चेरांग है, चेरांग। ठीक है, कौन सा है? चेरांग। कौन सा है? चेरान। और दूसरा है 2003 UB 313। 2003 UB 313 क्या है? 2003 UB 313 और नाम है, तो नाम क्या है? इरिस। इरिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इरिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो बौने ग्रह की श्रेणी में अगला पहला तो हो गया हमारा यम प्लूटो, दूसरा आता है हमारा सिरस। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज, सिरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। अब अगला पॉइंट इसमें क्या आता है कि IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। IAU ने क्या दी? अपनी एक नई डेफिनेशन दी। तो उसके अकॉर्डिंग, जो IAU की जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। या ड्वार्फ, बौने मतलब ड्वार्फ प्लैनेट है ना। ठीक है, तो इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। अब इसका जो व्यास है, जो सिरस का जो डायामीटर है, वो जो हमारा बुध ग्रह है, जो हमारा बुध जो ग्रह है, उसके व्यास का, उसके डायमीटर का 1/5 भाग है। ठीक है, 2 ग्रह हो गए हमारे बौने ग्रह, एक प्लूटो, यम और एक सिरस। ठीक है, इनके अलावा 2 और कौन है? क्योंकि टोटल हमारे 4 बौने ग्रह हैं। तो अगला आता है हमारा चेरान और उससे अगला वाला आता है 2003 UB 313, जिसको हम इरिस के नाम से जानते हैं। तो जो बौने ग्रह है ना, उसमें बस इतना ही है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम सौर परिवार की सारणी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो बौने ग्रह तो हमारा हो गया, इसके बाद हम सौर परिवार की सारणी देख लेंगे और फिर और बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब जो हम करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं सौर परिवार की सारणी। क्या देखने वाले हैं? सौर परिवार की सारणी। तो टाइटल डाल सकते हैं हम, सौर परिवार की सारणी। इससे ऐसा है ना कि सारी चीज़ें ना अपने आप तरीके से रिवीजन हो जाएंगी, कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो पहले तो हम लिख देते हैं ग्रह के नाम, एक साइड लिख रही हूँ, ग्रहों के नाम। ठीक है, इस तरफ लिख दिया ग्रहों के नाम। इधर है इनका व्यास या इनका डायमीटर, व्यास है इनका किलोमीटर में। ठीक है, इधर आ गया व्यास। आगे है परिभ्रमण काल, अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल। तो यहाँ आता है अपने अक्ष पर।
ओके, फिर आगे आ जाएगा ये तो परिभ्रमण हो गया, आगे लिख देंगे परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर। यहाँ लिख दे रहे हैं परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर। किसके? सूर्य के चारों ओर। और यहाँ लिख दे रहे हैं उपग्रहों की संख्या। क्या लिख दे रहे हैं यहाँ? उपग्रहों की संख्या, मतलब कितनी किसकी सैटेलाइट है। तो इधर इधर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सारणी बन गई। ये क्या बन गई? ये हमारी बन गई सारणी, ठीक है। चलो, पहले नंबर पे क्या आता है? बुध। नंबर फर्स्ट पे क्या आता है? बुध। क्या आता है? बुध। तो बुध का व्यास कितना है? 4878। कितना है? 4878। 4878। कितना है? 4878। अब इसका जो परिभ्रमण काल है अपने अक्ष पर वो कितना है? 58.6 दिन। कितना है? 58.6 दिन। अपने अक्ष पर जो घूमता है ना वो इतने दिन में घूमता है, ठीक है। और फिर सूर्य के चारों तरफ है 88 दिन। कितना है? 88 दिन, 88 डेज। और इसके जो उपग्रह हैं वो कितने हैं? इसके कोई उपग्रह नहीं है, इसके 0 उपग्रह हैं, ठीक है। चलो, सेकंड नंबर पे क्या आता है? शुक्र। कौन सा आता है? शुक्र। तो शुक्र का जो व्यास है वो कितना है? 12104। कितना है? 12104। कितना है शुक्र का व्यास? 12104। अब इसका जो परिभ्रमण काल है अपने अक्ष पर वो है 243 दिन। कितना? 243 दिन। कितना है? 243 दिन। और परिक्रमण काल कितना है सूर्य के चारों तरफ? 224.7 दिन। कितना? 224.7 दिन, ओके। और इसके भी क्या? इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के मैंने उस दिन बताया था, जो अगर हम ऐसे खड़े होंगे और फ्रंट में हम मान ले पृथ्वी है, तो पृथ्वी के लेफ्ट हैंड पर कोई, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका कोई उपग्रह नहीं है, ओके। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट, नंबर थर्ड पे क्या आता है हमारा? हमारी पृथ्वी ही आती है। क्या आती है? हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 से लेकर, एक तरफ से कितना है? 12,756, क्योंकि हमारी पृथ्वी इलेप्टिकल है, तो 12,756। और दूसरा कितना है? दूसरी तरफ से 12,714। कितना है? 12,714। वैसे तो मैंने सारा करा ही दिया जैसे जब, लेकिन ये है कि एक साथ सारा मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इसका जो परिभ्रमण काल है वो है 23.9 घंटे। कितना है? एक मिनट, वो कितना है? हाँ, 23.9 घंटे, 23.9 आवर्स या घंटे, ठीक है। तो अपने अक्ष पर जो परिभ्रमण करती है पृथ्वी वो कितने उसमें करती है? 23.9 घंटे में। और जो इसका परिक्रमण काल है वो है 365.26 दिन। कितना है? 365.26 दिन। और हमारी पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? 1, यानी कि हमारी पृथ्वी की सैटेलाइट कितनी है? 1 है, ओके। चलिए नंबर 4 पे क्या आता है हमारा? नंबर 4 पे आता है हमारा मंगल।
क्या आता है, मंगल। ये बिल्कुल सीक्वेंस में बता रही हूँ, जैसे जैसे हैं हमारे प्लैनेट्स, जैसे जैसे हमारे ग्रह हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल सीक्वेंस में ही बता रही हूँ, ठीक है। तो नंबर 4 पर हमारा क्या आता है, नंबर 4 पर हमारा आता है मंगल ग्रह। तो उसका किलोमीटर में व्यास कितना है, 6796। कितना है, 6796 किलोमीटर। कितना है, ये कॉमा है, कितना है, 6796 किलोमीटर। और इसका परिभ्रमण काल कितना है, 24.6 घंटा। 24 पॉइंट, ये पूछा जाता है बहुत, इसलिए मैं इसे सारणी की फॉर्म में, मतलब एक टेबल की फॉर्म में करा रही हूँ। 24.6 घंटा। और जो इसका परिक्रमण काल है सूर्य के चारों तरफ, वो है 687 दिन, 687 डेज। कितना, 687 डेज या दिन। कितना है, 687 दिन। और इसकी जो सैटेलाइट है, मंगल की कितनी सैटेलाइट है, मंगल की 2 सैटेलाइट्स हैं। कितनी सैटेलाइट्स हैं मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह की 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ग्रह, मतलब एक बार दोबारा से बताती हूँ ग्रह। तो ग्रहों में, ग्रह के नाम बुध। बुध का जो व्यास है वो कितना है, 4878 किलोमीटर। और उसका परिभ्रमण काल कितना, अपने अक्ष पर ही, वो है 58.6 दिन। कितना है, 58.6 दिन। और जो सूर्य के चारों तरफ है वो है 88 दिन। और इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई इसका उपग्रह नहीं है। फिर हमारा शुक्र आता है, जिसका व्यास कितना है, 12104 किलोमीटर। परिभ्रमण काल कितना है, 243 दिन। और परिक्रमण काल है 224.7 दिन। इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर आ जाते हैं हम अपनी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, हमारी अर्थ। तो जो हमारी अर्थ है उसका व्यास, हमारी अर्थ इलिप्टिकल शेप में है, गोल नहीं है हमारी। तो उसका एक तरफ से जो व्यास है वो है 12756 किलोमीटर, एक तरफ से है 12714 किलोमीटर। और फिर जो उसका परिभ्रमण काल है हमारी पृथ्वी का, वो है 23.9 घंटा। कितना है, 23.9 घंटा। और परिक्रमण काल कितना है, 365.26 दिन। और हमारी अर्थ की कितनी सैटेलाइट है, हमारी अर्थ की एक सैटेलाइट है, जो कि है हमारी मून, ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारा चंद्रमा। फिर उसके बाद आते हैं मंगल ग्रह की तरफ। तो जो हमारा मंगल ग्रह है उसका व्यास है 6796 किलोमीटर। और उसका जो परिभ्रमण काल है वो है 24.6 दिन। कितना है, 24.6 दिन। और उसका परिक्रमण काल है 687 दिन, 687 डेज, ठीक है। और उसकी सैटेलाइट कितनी है, उसकी सैटेलाइट 2 हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह की सैटेलाइट्स कितनी है, 2 हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, इनको रब करके जो बाकी 4 और हमारे ग्रह रह गए हैं उनके बारे में जान लेंगे। ओके, चलिए। तो किसी ने सोचा होगा कि जब मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया तो उनकी सैटेलाइट्स कितनी है, वो तो बताया ही नहीं, तो इसलिए वो मैंने इस टेबल की फॉर्म में सारा करा दिया है। चलो, तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मंगल के बाद आता है हमारा बृहस्पति। 5वें नंबर पे आता है हमारा बृहस्पति। क्या आता है हमारा, बृहस्पति। तो जो बृहस्पति है उसका व्यास कितना है, 1,42,984। 1,42,984 किलोमीटर किसका व्यास है, ये बृहस्पति का व्यास है। और इसका जो परिभ्रमण काल है वो है 9.9 घंटा। कितना है, 9.9 घंटा लेता है ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए। कितना लेता है, केवल 9.9 घंटे। और फिर इसका जो परिक्रमण काल है वो है 11.9 वर्ष। कितना है, 11.9 वर्ष। दिन में, घंटों में और वर्ष में कंफ्यूजन नहीं करनी है, ठीक है, इसलिए मैं साथ के साथ लिख रही हूँ। और इसके कितनी सैटेलाइट्स हैं, 79। तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, जुपिटर के। तो जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स हैं पहले, तो जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर की है 79 सैटेलाइट्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो हमारा जुपिटर है या फिर बृहस्पति है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 6। तो नंबर 6 पे हम कौन सा ग्रह ले रहे हैं, नंबर 6 पे जो हम प्लैनेट लेते हैं वो हम लेते हैं शनि को।
किसको लेते हैं? शनि को, सैटर्न को। तो जो शनि है, शनि का व्यास कितना है? 1,20,536 किलोमीटर। 1,20,536 किलोमीटर। कितना है? 1,20,536 किलोमीटर। और ये परिभ्रमण काल के लिए कितना टाइम लेता है? 10.3 घंटा। कितना लेता है? 10.3 घंटे। ठीक है, कितने ले रहा है टाइम? 10.3 घंटे ले रहा है। और परिक्रमण काल में कितना टाइम ले रहा है ये? 29.5 वर्ष। कितना? 29 वर्ष है ये। इतने साल में एक चक्कर पूरा करता है शनि। किसका? सूर्य का। और इसकी जो सैटेलाइट्स है वो कितनी है? 62, यानी कि 62। तो शनि की कितनी सैटेलाइट्स हैं? 62 सैटेलाइट्स हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 7 पे। तो जो नंबर 7 पे हमारा ग्रह आता है वो कौन सा ग्रह आता है हमारा? अरुण। कौन सा आता है? अरुण। तो अरुण जो है उसका व्यास कितना है? 51,118 किलोमीटर। कितना है? 51,118 किलोमीटर। तो अरुण का व्यास कितना है? 51,118 किलोमीटर। और ये अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने में कितना टाइम लेता है? 17.2 घंटा। 17.2 आवर्स। 17.2 घंटे। और परिक्रमण काल के लिए कितना टाइम लेता है ये? 84 वर्ष। कितना? 84 ईयर्स। 84 वर्ष। मतलब सूरज का एक पूरा चक्कर ये इतने सालों में करता है। कौन? अरुण। और फिर इसके उपग्रह कितने हैं? वो कितने हैं? 27। ठीक है, कितने उपग्रह हैं इसके? 27 उपग्रह हैं। किसके? अरुण के। ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ ना, IAU के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसके अकॉर्डिंग ही जो जानकारी ये बता रही हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, कोई मैंने ऐसे कहीं गूगल से या किसी से नहीं देखा। मैंने जो बुक में उसी IAU के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी बताई गई है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर नंबर 8 पे क्या आ रहा है? नंबर 8 पे जो आता है वो आता है हमारा वरुण। लास्ट क्या आता है हमारा वरुण आता है। तो वरुण जो है उसका व्यास कितना है? उसका व्यास है 49,100, 49100 किलोमीटर। कितना है? 49100 किलोमीटर। और जो इसका परिभ्रमण काल है अपने अक्ष पर वो है 16.1 घंटा। कितना है? 16.1 घंटा, यानी कि 16.1 आवर। और परिक्रमण काल कितना है इसका? वो है 164.8 वर्ष। कितना है? 164.8 वर्ष। और इसकी जो सैटेलाइट्स हैं, इसके उपग्रह हैं, वो कितने हैं इसके? 13 उपग्रह हैं। इसकी 13 सैटेलाइट्स हैं। किसकी? वरुण की। किसकी है? वरुण की। कितनी सैटेलाइट्स हैं वरुण की? 13 सैटेलाइट्स हैं। तो जो हमारा जुपिटर है, बृहस्पति है, उसका व्यास कितना है? 1,42,984 किलोमीटर। फिर उसका परिभ्रमण काल कितना है? 9.9 घंटा। और परिक्रमण काल है 11.9 वर्ष। और इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह हैं 79। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा शनि। तो शनि का जो व्यास है वो कितना है? 1,20,536 किलोमीटर। ठीक है, तो आप उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग भी आप ये देख सकते हैं कौन सा जो हमारा प्लैनेट है सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ओके, चलिए, तो ये फिर उसका जो परिभ्रमण काल है वो कितना है? 10.3 घंटा। कितना है? 10.3 घंटा। और परिक्रमण काल है 29.5 वर्ष। और इसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो है 62, यानी कि 62। फिर आता है हमारा वरुण। तो जो वरुण है, वरुण का व्यास है 51,118 किलोमीटर। और वरुण जो परिभ्रमण काल के लिए टाइम लेता है अपने अक्ष पर, वो लेता है 17.2 घंटे।
और जो परिक्रमण काल के लिए लेता है सूर्य के चारों तरफ वो लेता है 84 वर्ष। और इसकी सैटेलाइट कितनी है, इसकी 27 सैटेलाइट है। कितनी? अरुण की 27 उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। फिर लास्ट आता है हमारा वरुण। तो वरुण का जो व्यास है वो है 49,100 किलोमीटर और उसका जो परिभ्रमण काल है वो है 16.1 घंटा और जो उसका परिक्रमण काल है वो है 164.8 वर्ष। और इसकी जो सैटेलाइट्स हैं, जिसके जो उपग्रह हैं वो इसके 13 उपग्रह हैं। ठीक है, तो आई होप बौना ग्रह के बारे में और जो सौर परिवार की जो सारणी है, जो टेबल है, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से सारा कुछ समझ आ गया होगा। आई होप जो मैंने जितना कराया है, अगर इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी जो भी रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। कोई आपके सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड कर दूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि जो आपकी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, लाइव क्लास अभी नहीं हो रही है। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।